हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने बताया था कि 15 सितंबर 2025 से आप लोगों के लिए यूपीएसआई का एक स्पेशल बैच प्रारंभ होने वाला है। तो आज से हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई की स्पेशल बैच, यानी कि यूपीएसआई के लिए जो चीज़ें सब महत्वपूर्ण होंगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जितने भी विषय होंगे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें देखने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग लेकर चलेंगे और एक विधिवत तरीके से लेकर चला जाएगा। तो ये पहला क्लास होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के 2025-26 का जो फॉर्म आया था, वैकेंसी आई थी, उसके बारे में। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो जीके जीएस से संबंधित चीज़ें हैं उसमें क्या दिया गया है, 4 चीज़ें पूछी जाती है, 4 सेक्शन है। इसमें आप देखेंगे कि पहला जो है, इसमें आप देखेंगे कि हिंदी है, ठीक है, पहला हिंदी है और सभी से 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि दूसरा जो है वो जीएस है, जीके जीएस है। जीके जीएस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जीके जीएस है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि तीसरा जो है मैथ है, ठीक है, मैथ है। फिर उसके बाद रीजनिंग है, चौथा जो है रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग है। इनमें से आप देखेंगे कि सब में 40-40 प्रश्न है, 40-40, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 40-40 प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में बात किया जाएगा, इसके बारे में और इसके बारे में, और ये भी चलेगा, ठीक है। तो यानी कि 4 चीज़ें हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे, 4 चीज़ें हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया और रीजनिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिएगा कि इन सभी से आप देखेंगे कि यूपीएसआई से यहाँ पर प्रश्न बनाए जाते हैं और 40-40 प्रश्न जो है सभी से पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के बारे में, ठीक है। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे जो जीएस का सेक्शन है, जीएस में अगर मान लें 4 सेक्शन होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया। फिर उसके बाद जियोग्राफी हो गई, ठीक है, जियोग्राफी हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। फिर आप देखेंगे कि जनरल साइंस हो गया, ठीक है, 3 सब्जेक्ट हो गए। फिर उसके बाद देखेंगे कि जनरल साइंस हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे कि करंट हो गया, करंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और इसी में आ जाता है विविध का सेक्शन, ठीक है, इसी में आ जाता है विविध का सेक्शन, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आप लोगों को जीके जीएस में देखा जाएगा। और जो यूपीएसआई में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और देखेंगे कि इसमें एक और जोड़ लीजिए, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो है, राजनीति विज्ञान, सबसे महत्वपूर्ण यही विषय है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जीके जीएस में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि राजनीति विज्ञान है, और इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। 20 से 25 प्रश्न जो है लगभग में 40 में से इसी में से आएंगे। 20 से 25 प्रश्न जो है 40 में से वो राजनीति विज्ञान से होते हैं, यानी कि संविधान, मूल विधि से ये संबंध रहेंगे। और बाकी जो 15 से 20 प्रश्न बनेंगे वो इन 4 सेक्शन से आते हैं, ठीक है। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स और विविध के सेक्शन से यहाँ पर ये सेक्शन पूरा जाता है। 20 से 25 क्वेश्चन, लगभग में 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 20 से 25, और ये 4 मिलाकर देखेंगे कि 15 से 20 प्रश्न होते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस हम लोगों को करना है इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। 20 से 25 वाले सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि राजनीति विज्ञान पर बात किया जाएगा। और राजनीति विज्ञान में क्या पूछता है, मूल विधि है, पहला मूल विधि, फिर संविधान हो गया, फिर तीसरा जो है सामान्य ज्ञान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहें, किससे ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग इस तरह से बात किया जाएगा कि जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो सारे के सारे जो कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बताया जाएगा जो अनर्गल चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मूल विधि, ठीक है, मूल विधि क्या होता है, ठीक है। तो मूल विधि वो होता है कि जो शुरुआत से चली आ रही हो, जिसका कोई वहाँ पर संशोधन न किया गया हो, उसको संशोधन करके न जोड़ा गया, जहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है। कोई भी नियम कानून जो है, जो लॉ की चीज़ें हैं, तो जो वहाँ जहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जहाँ से शुरू होगा, ठीक है, जहाँ से शुरू होगा कोई भी चीज़, ठीक है, क्या होगा, जैसे कि नियम हो गए, फिर कानून हो गया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जहाँ से शुरुआत होगी वो क्या हो जाएगा, मूल विधि में आ जाएगा। जैसे क्या होता है कि यहाँ पर बीएनएस की बात किया जाए,
क्या है ये? भारतीय न्याय संहिता। अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या है? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, ठीक है, संहिता। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि 3 किताबें हैं, 3 किताबें लागू की गई हैं। कब? फॉर्मेशन जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, ये कौन सा है? ये आपका, यहाँ पर ध्यान दें, कब का है ये? 2023 का है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, कब यहाँ पर बनाया गया इसको? वो है आपका 2023 का। और लागू कब हुआ? यहाँ पर ध्यान देंगे, लागू कब हुआ? लागू कब हुआ? ये हुआ था 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को यह लागू हुआ है। कौन कौन सी BNS है? भारतीय न्याय संहिता। फिर उसके बाद देखिए कि BNSS है, यानी कि ये है, आप देखेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा संहिता, ये बात ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा कि कौन सी किताबें लागू की गई हैं, नए नई। ठीक है, तो 3 किताबें, BNS हो गया, BNSS हो गया, फिर उसके बाद एक है BSA। ठीक है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 3 किताबें जो है, एक ये हो गया और एक ये हो गया और ये एक हो गया। ठीक है, तो 3 किताबें जो है यहाँ पर 1 जुलाई 2024 से लागू में बना का था, वो 2023 में बना था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ये कब की? ये पुरानी किताबें हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि BNS यानी भारतीय नागरिक ये भारतीय न्याय संहिता जो है, यहाँ पर इसको क्या बोला जाता था? ठीक है, भारतीय न्याय संहिता की इसको IPC बोला जाता है, इंडियन पिनल कोड। पहले इंडियन पिनल कोड इसी को बोला जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या बोला जाता था? CRPC हो गया, ये CRPC हो गया। और फिर उसके बाद जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही बोला जाता था, यानी कि इसको BSA ही लिखेंगे तो वही भी। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये पुरानी किताबें हैं, लगभग में 1860 या 1872 का, इस तरह से। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी, इन दोनों में सबसे पुरानी, तीनों में सबसे पुरानी ये दोनों हैं कि IPC पहले लागू हुई थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये बाद में लागू हुआ था। ठीक है, ये 1 नंबर की, 2 नंबर की, और ये तीसरे नंबर पे लागू हुई थी। ठीक है, तो 3rd नंबर पे जो आया था वो BSA था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, फिर सबसे पहले लागू हुआ था इंडियन पिनल कोड, यानी कि 1860 का है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा यानी कि CRPC लागू हुई थी। फिर उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए थे। तो यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर इस तरह देखिए कि ये जो है, ये सारी जो है, ये मूल विधि में आते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है मूल विधि में आते हैं। और फिर उसके बाद भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी के कुछ चीज़ें जो है मूल विधि से आती हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा क्या चीज़ें जो है मूल विधि में आती है, जहाँ से शुरुआत हुआ। ठीक है, जहाँ से नियम कानून बनना वहाँ से शुरुआत होता है, उसी को वहाँ से जो नियम कानून बनेंगे वो मूल विधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मूल विधि में क्या होता है, ये बात समझ में आई कि मूल विधि में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि अब बात करते हैं संविधान के बारे में। ठीक है, तो संविधान में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संविधान तो मान लीजिए कि एक है ही दस्तावेज है संविधान, उसको पढ़ना ही है। उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या चीज़ें जो है एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो अगर संविधान की अगर इसके बारे में हम बात करें तो भारतीय संविधान में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसका तो एक सिलेबस बनाया जाता है, जैसे कि संवैधानिक विकास से लेकर संशोधन तक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे बात करते हैं संवैधानिक विकास। ठीक है, संवैधानिक विकास हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? भारत स्वतंत्र होगा, यानी कि फिर संविधान सभा आएगी। ठीक है, संविधान सभा आएगी। ठीक है, फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो गई, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आप लोगों के प्रश्न बनाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो गई, फिर संविधान के स्रोत हो जाएंगे, संविधान के स्रोत। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संविधान का स्रोत हो गया। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि फिर संविधान ही आएगा, संविधान आएगा। इसमें क्या होगा? 22 भाग हो जाएंगे, 395 अनुच्छेद हो जाएगा, और फिर 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगे। क्या होगा? 12 अनुसूची।
12 अनुसूची। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भारत के संविधान से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि संविधान सभा में जो समितियाँ बनाई गई, संविधान के भाग अनुच्छेद हो गए, फिर यहाँ पर एक कंपैरिजन करके होता है, तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है अन्य देशों के साथ। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है अन्य देशों के साथ, अमेरिका के, फ्रांस के, ब्रिटेन के संविधान के साथ भारतीय संविधान का एक तुलना किया जाता है। फिर इसके बाद संशोधन भी आ जाएंगे, इसी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है संशोधन, इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 105 हो चुके हैं, 106वां का प्रावधान है, 106वां का वहाँ पर बिल लाया गया लेकिन हुआ नहीं अभी तक, लेकिन 105 जो है यहाँ पर कन्फर्म है कि 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो 105 में जितने भी महत्वपूर्ण होंगे उसके बारे में हम लोग बात किया जाएगा, ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा। सामान्य ज्ञान में आप देखेंगे कि हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, फिर उसके बाद पॉलिटी तो मान लीजिए कि संविधान और मूल विधि में आ जाएगा। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, फिर करंट अफेयर्स हो गए और विविध का सेक्शन। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये 4 सब्जेक्ट मिलकर यहाँ पर क्या बनेंगे, सामान्य ज्ञान में आएंगे, क्योंकि इसमें जो पॉलिटिकल साइंस वाला है वो सेक्शन अलग है। ठीक है, तो इसमें ये सारी बातें हम लोग करेंगे। और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी करंट में पूछा जाए, ध्यान दिया जाए, इसमें जो इकोनॉमिक्स है और करंट अफेयर्स जो है ये समसामयिकी से यानी कि करंट से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि समसामयिकी जो है वो करंट से रिलेटेड प्रश्न बनाए जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि 40 प्रश्न में से 20 से 25 प्रश्न मूल विधि संविधान से आ रहे हैं, तो 15 से 20 प्रश्न जो हैं इसी में बनाए जाएंगे। तो सबसे जो कम देखने को मिलेगा यहीं से चीज़ें देखने को मिलेगी, करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें से आप देखेंगे कि 7-8 प्रश्न यहाँ से बनेंगे दोनों मिलाकर। ठीक है, तो फिर 10-12 प्रश्न जो बचते हैं, 10-12 प्रश्न जो बचेंगे वो हिस्ट्री और जियोग्राफी से मिलकर आएंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक प्रश्न बनाने का, एक प्रश्न पूछने का हज़ारों तरीके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होंगे, सॉल्व पेपर होंगे, उसको हल करते रहिए, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ फैक्ट है, ठीक है, फैक्चुअल जो नॉलेज है वो उसको बदला नहीं जा सकता है। बदलेगा कहाँ? भारतीय संविधान संशोधन में बदलेगा। ठीक है, तो संविधान संशोधन में बदलेगा कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई है, कब कब चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो ये बदलेगा। लेकिन जो कांस्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए कि जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो एकदम उस तरह से है कि जो बदलेगा नहीं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हिस्ट्री में बात किया जाए कि अकबर के बाप का नाम, ठीक है, अकबर के पिता का नाम क्या है? पिता का नाम हुमायूं है। ठीक है, हुमायूं है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो अकबर के पिता का नाम बाबर पढ़ा दे। ठीक है, तो यही एक बात समझने वाली बात है कि जो चीज़ें तथ्यात्मक हैं, जो चीज़ें नहीं बदली जा सकती वो नहीं बदलेंगी, क्योंकि इतिहास में ऐसी कम से कम 95% चीज़ें जो है तथ्यात्मक है, उसको याद ही करना पड़ेगा। जियोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर 85% 90% चीज़ें तथ्यात्मक हैं। ठीक है, और संविधान में भी आप देखेंगे कि 80% चीज़ें जो हैं, 80, 82, 85% तक चीज़ें तथ्यात्मक ही हैं, सिर्फ समझने की बात है। तो इसी तरह से पढ़िए कि अकबर के बाप का नाम हुमायूं है, तो कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर बाबर नहीं पढ़ाएगा। तो ये चीज़ें जो है कांस्टेंट है, यानी कि बदलने वाली नहीं है। तो उसमें आप लोगों को ध्यान देना नहीं है, जो चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, तो यानी कि संविधान संशोधन में बदल जाएगा, यहाँ पर जियोग्राफी में बदल जाएगा, जैसे कि वहाँ पे इकोसिस्टम वाला जो है, पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला है। इकोनॉमिक्स में जितने भी सर्वे होते हैं सारे के सारे प्रश्न वहीं से बनाए जाते हैं। बैंकिंग सुविधा में वहाँ पर चीज़ें बदलेंगी। करंट अफेयर्स तो मान लीजिए कि समसामयिक है ही। तो जो चीज़ें इतिहास हो गए, भूगोल हो गए और राजनीति विज्ञान हो गए, उसमें बदलने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से पढ़िएगा। तो जो चीज़ें लिख दी गई तो उसको कोई दूसरा चीज़ नहीं पढ़ाएगा, वही चीज़ें पढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर पैनिक नहीं होना कि हमको ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, या कुछ और भी हो गया कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ऐसा कुछ नहीं है। बस पढ़ते रहिए। कंटिन्यूटी किसी भी चीज़ में रहेगी तो उसमें सफलता मिलना ही मिलना है। ठीक है, रेगुलर रहिए, किसी भी चीज़ में पढ़ते रहिए, रेगुलर रहेंगे तो वहाँ पर सफलता निश्चित है कि एक न एक दिन वो मिलेगी ही। ठीक है, तो बस यही है कि सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करिए। ठीक है, तो वहाँ पर भटकने की चीज़ें नहीं है, भटकिए मत वहाँ पर, क्योंकि भटकेंगे तो भटकते रह जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अगर हम मूल विधि से
बात किया जाए, पहले हम लोग संविधान के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग संविधान के बारे में पढ़ा जाएगा। संविधान में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लिया जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद हम लोग मूल विधि पर आएंगे, BNS पर बात किया जाएगा। क्योंकि जितने भी भारतीय संविधान में देखेंगे कि जितने अलग से कानून जोड़े गए हैं, जैसे सूचना का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम हो गया, फिर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद अगर बात किया जाए कि संविधान के बारे में 22 भाग, 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, सिर्फ उसी के बारे में लोग बात करेंगे। जैसे वर्तमान समय में तो माना जाता है कि 450 के लगभग अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो मूल संविधान है वहाँ पर 395 अनुच्छेद ही पढ़ा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 400 के पार अनुच्छेद हैं, प्लस 400 प्लस अनुच्छेद, मान लीजिए कि माना जाता है कि संविधान संशोधन करके वहाँ पर बहुत सारे अनुच्छेद जोड़ दिए गए। ठीक है, तो 400 प्लस अनुच्छेद माने जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से देखिएगा कि जो मूल है, ठीक है, मूल कितना है, वो 395 ही है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर डिबेट कर रहा है, कोई वहाँ पर बहस कर रहा है आप लोगों से कि 395 नहीं 400 प्लस अनुच्छेद है, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि 396 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 396 में क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 396 में पूछ लीजिए, चाहे 397 में पूछ लीजिए, चाहे 400 में पूछ लीजिए, कोई नहीं बता पाएगा कि क्या दिया गया है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कुछ भी नहीं है ही नहीं। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो संशोधन करके जोड़े गए उनको भी प्लस कर लिया जाता है, लेकिन मूल जो है वो 395 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात ध्यान दीजिएगा। अगर भाग की बात करें, भाग 22 है, और वर्तमान समय में जो बोला जाता है कि 24 भाग हो गए हैं, 24 भाग हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं, तो ये कहने की बातें हैं। अब देखेंगे कि वो 22 भाग है, पूछ लीजिए किसी से कि 23 में क्या है, वो कभी नहीं बता पाएगा। पूछ लीजिए किसी से कि 24 में क्या है, भाग 24 में, भारतीय संविधान भाग 24 में क्या दिया गया, वो कभी जीवन में नहीं बताएगा, है ही नहीं। देगा कहाँ से, बताएगा कहाँ से, है ही नहीं। 395 वाला अनुच्छेद ही नहीं लिखा गया है, क्योंकि 395 अनुच्छेद में ही अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ठीक है, जैसे कि पंचायती में आप देखेंगे, पंचायत में तो बहुत सारे अनुच्छेद जो हैं इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद 243 ही तो है, 243 ही है ना, 243 में ही जोड़े गए हैं। क ख ग करके यहाँ तक अज्ञ तक है, जी जे के इस तरह से कर वहाँ पर जोड़े गए हैं। तो इसको इसमें आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो अनुच्छेद बाहर से जोड़े गए हैं उसमें इसमें काउंट नहीं होता। मूल संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कोई बहस कर ले तो पूछ लीजिएगा उससे कि 398 अनुच्छेद में क्या दिया गया है, तो कभी जीवन में नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस तरह से। तो कहीं पर भी उस तरह से जानने की ज़रूरत नहीं है कि 500 अनुच्छेद है, 400 अनुच्छेद है। बस इतना याद रखिए कि मूल संविधान में कितने हैं। ठीक है, वही पूछा जाता है, और वहाँ पर जिस तरह से ऑप्शन दिए रहेंगे उस तरह से वहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर वर्तमान में पूछे कि वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद है, तो वहाँ पर कहीं कहीं दे रहा है कि 400 प्लस अनुच्छेद थे, लेकिन अगर कहीं पूछे कि मूल संविधान में कितने हैं तो 395 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संविधान के संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुरुआत यहीं से करेंगे कि संवैधानिक विकास। ठीक है, संवैधानिक विकास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक विकास में आप देखेंगे कि 1773 से लेकर 1947 तक के अधिनियम पढ़े जाते हैं। अगर जहाँ पर देखा जाए कि अंग्रेज जब आए, अंग्रेज़ों का जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में आई थी। ठीक है, 1600 ईस्वी में फॉर्मेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटेन में वहाँ पर हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। और क्या कहा गया कि 15 वर्षों तक, ठीक है, 15 वर्षों तक पूर्व के देशों के साथ, भारत में नहीं कहा गया था। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा इस बात का कि भारत में नहीं कहा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, पूर्व के देशों के साथ। ठीक है, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के। ठीक है, इसमें कहा गया था 1600 ईस्वी के अधिनियम में। यहाँ पर कौन है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एलिजाबेथ प्रथम है। ठीक है, भारत एलिजाबेथ प्रथम है। और इस समय 1600 ईस्वी में भारत का शासक कौन है। ठीक है, तो भारत का शासक यहाँ पर आप देखेंगे कौन है, भारत का शासक कौन सा वंश है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन सा वंश है, मुगल वंश है, मुगल वंश है। और कौन शासक है, अकबर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1555-56 में बैठता है, 1605 तक तो बैठा रहता है। 1555-56 में बैठता है, 1605 तक अकबर शासन करता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के
स्थापना हुआ तो उसमें भारत का जो शासक है वो अकबर है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और जो इंग्लैंड की महारानी है वो एलिजाबेथ प्रथम है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन में यहाँ पर बना था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और क्या कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 15 वर्षों तक पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। तो पूर्व के देशों के साथ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूर्व के देशों के साथ, ठीक है। यहाँ पर भारत के साथ नहीं कहा गया था, सिर्फ पूर्व के देशों के साथ, यानी कि ब्रिटेन से जो पूर्व में है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले जो क्षेत्र है, भारत हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, जावा द्वीप, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये सारे 10 पूर्व में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर भारत के बारे में नहीं कहा गया था, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। तो हम अभी बताएंगे फॉर्मेशन, यहाँ पर सारी चीज़ें बताएंगे आप लोगों को अभी, ठीक है। हम बता रहे हैं कि कहाँ से क्या पढ़ना है। 1600 ईस्वी के बाद आप देखेंगे कि फिर अधिनियम आता है। कब आता है? 1600 ईस्वी के बाद जो अधिनियम आएगा वो कब आएगा कि यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर अंग्रेज़ जो हैं वो कभी भी एक लड़ाई में कोई भी चीज़ नहीं जीते हैं। भारत में वो लोग हमेशा 3-4 लड़ाइयाँ ही लड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से क्या होगा कि धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। यही से बात है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। तो फिर आएगा 1726 का अधिनियम, ठीक है। 1707 में आप देखेंगे कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। तो 1600 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक अंग्रेज़ जो है भारतीय जो समाज है उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किए, आए हैं, व्यापार किए, फिर चले जाते थे, आते थे, जाते थे। लेकिन जहाँ 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगल वंश का पतन धीरे धीरे विघटन होने लगा, तो 1726 में एक अधिनियम आया। इसके पहले देखेंगे कि 1716-17 में फर्रुखियत फरमान है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, महामूर्ख इंसान, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए 1726 में है, फिर उसके बाद आएगा 1726 के बाद 1773 में ही वहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 का है, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके पहले क्या चीज़ें घटित हो रही थी, और देखेंगे कि 1757 में प्लासी का युद्ध, ठीक है, 1757 प्लासी का युद्ध। फिर उसके बाद एक और युद्ध याद रखिए, 1764 का बक्सर का युद्ध, ठीक है। ये 2 युद्ध जो हुए अंग्रेज़ों को वहाँ पर भारत में स्थापित होने का यहाँ पर अवसर प्रदान कर दिए। सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णायक युद्ध हुआ था 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें देखेंगे कि बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत तीनों एक साथ हार जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर कौन था? हेक्टर मुनरो था वहाँ पर अंग्रेज़ सेनापति। तो वहाँ पर तीनों हारते हैं 1764 में। 1765 में देखेंगे कि इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं और उसके बाद जो अंग्रेज़ हैं अपने फुल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पर अंग्रेज़ देखेंगे कि वो स्थापित हो गए भारत में। तो 1765 के बाद ही आप देखेंगे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद आता है 1781 का एक्ट। 1781 का अधिनियम क्या हो जाता है? संशोधनात्मक एक्ट इसको बोला जाता है, संशोधनात्मक एक्ट, ठीक है। और इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है किसको बोला गया है, संशोधनात्मक एक्ट किसको बोला गया, तो 1781 का है। और ये क्यों आया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बुराइयाँ थी उनको दूर करने के लिए, ठीक है। तो वो कभी, एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई कंपनी है, संस्था है, तो वहाँ पर अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार है, वहाँ पर करप्शन की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वहाँ पर भेदभाव की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वहाँ पर जो अनर्गल चीज़ें देखने को मिल रही हैं, शासन प्रशासन की व्यवस्था वहाँ पर सुदृढ़ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो चलती आती हैं, ठीक है। वर्तमान समय में भी देखेंगे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी संस्था है उसमें करप्शन होना ही होना है, ठीक है। 1% 2% वहाँ पर होना ही होना है, कहीं 50% होगा, कहीं 2% होगा। तो उस तरह से चीज़ें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में भी थी, चाहे कोई भी दुनिया की कंपनी उठा लीजिए, ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ें वहाँ पर सही तरीके से चलेंगी ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर विचारों का टकराव होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पर विचारों का टकराव होगा वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी ही। और जाहिर सी बात है कि किसी कंपनी में 100 लोग हैं तो वहाँ पर विचारों का आदान प्रदान टकराव होना ही है। और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई 2 विचारधाराएँ आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर एक नई विचारधारा वहाँ पर जन्म लेती है। तो वो विचारधारा कैसी होगी वो निर्णय करने वाला वो दोनों में से कोई भी विचारधारा नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जब 2 विचारधाराएँ टकराएंगी तो एक नई विचारधारा निकलेगी, तो वो सारी चीज़ें जब देखने को मिलेंगी, एक ही जगह पर 100 लोग काम करें तो करप्शन हो गया, फिर उसके बाद
शोषण की चीज़ें, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, अनर्गल चीज़ें। तो वही चीज़ें जो हैं यहाँ पर देखने को मिल रही थी, तो उसी को दूर करने के लिए सारे अधिनियम आए। और इसके बाद देखेंगे कि 1784 का अधिनियम आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट है। ठीक है, यहाँ पर पिट्स जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया क्या, क्योंकि 1781 में भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट है। इतने ही कम समय में इतने सारे अधिनियम क्यों आ रहे थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1776 में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। ठीक है, 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ। ठीक है, अमेरिका आज़ाद हुआ। और फिर उसके बाद देखेंगे कि 1789 में ही फ्रांस की क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बात है कि अमेरिका आज़ाद हुआ 1776 में, 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई। और उसी के एवज में कहा जाता है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई वहाँ पर अमेरिका आज़ाद हुआ। अमेरिका में कौन था, ब्रिटेन थे, ब्रिटेनवासी थे। तो अमेरिका में वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन ने अपने अन्य उपनिवेशों पर पकड़ मजबूत बनाई। कब, 1776 के बाद। 1776 के बाद अमेरिका ने अपने अन्य उपनिवेशों पर पकड़ मजबूत बनाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण था वो भारत ही था। और इसीलिए यहाँ पर देखेंगे कि भारत में ही सबसे ज़्यादा अधिनियम आए। फिर इसके बाद देखेंगे कि 1786 का अधिनियम है, फिर 1793 का अधिनियम है। ठीक है, 1786 का अधिनियम है, फिर इसके बाद 1793 का अधिनियम है। और 1793 में पहली बार, ठीक है, 1793 में पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया, कितने वर्षों के लिए, 20 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1793 में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को बढ़ाया गया, 20 वर्षों के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि 1793 बढ़ाया गया तो 1813 में अधिनियम आएगा। सारे अधिनियम महत्वपूर्ण है, इसमें प्रश्न बनाए जाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम होगा हम आपको बता देंगे, वहाँ से प्रश्न निश्चित ही बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। 1813 का अधिनियम आएगा 1793 के बाद, फिर उसके बाद 1833 का आएगा। ठीक है, तो 20-20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। फिर इसके बाद 1853 में आएगा। ठीक है, 1853 में आएगा। 1853 में आप देखेंगे कि जब 20 वर्ष के लिए 1833 में बढ़ाया गया था तो क्या हुआ कि 1853 में तो अधिनियम आया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे कि 1857 की क्रांति हो जाती है। ठीक है, 1853 के बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। तो जाइए वहाँ पर देखेंगे कि भारत में शासन चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए 1858 में ही वहाँ पर अधिनियम आ जाता है। ठीक है, 1853 के बाद इसमें भी 20 वर्ष का प्रावधान किया गया था कि 20 वर्ष के बाद वहाँ पर कानून आएंगे। तो 1858 में ही आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 1857 में भारत में क्रांति हो गई थी। ठीक है, और यह परिणाम था डलहौजी के कार्यनीतियों का परिणाम था। और यहाँ पर तत्कालिक कारण, वहाँ पर चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था। और दीर्घकालिक कारण भी देखने को मिलता है। हम लोग इतिहास में देखेंगे स्वतंत्रता संघर्ष जो है, स्वतंत्रता संग्राम जो है भारत का, आप लोगों के सिलेबस में है। ठीक है, तो इतिहास में हम लोग जब बात करेंगे तो ये बातें हम लोग वहाँ पर करेंगे। ठीक है, फिर 1858 का अधिनियम है। फिर उसके बाद 1858 के बाद आप देखेंगे कि 1861 में ही आता है। ठीक है, ये क्या दौर है, यहाँ पर 1858, 1861, 1850 के बाद का जो दौर आप देखेंगे भारतीय इतिहास में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में देखा जाए तो कौन है, वहाँ पर नियम कानून ज़्यादा बना रहे, किताब निकल रहे हैं, IPC हो गया, CRPC हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर उसके बाद विधवा वहाँ पर बाल विवाह हो गया, फिर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि जो वहाँ पर सुधार करने की बात आ रही थी, वहाँ पर जो भारत में पुनर्जागरण जो शुरू हुआ राजा राम मोहन राय के द्वारा, वो कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रीय चेतना को भी बढ़ावा दे रहा था। और राष्ट्रीय चेतना तभी वहाँ पर सफल होगा जहाँ पर आप देखेंगे कि समाज में असमानताएं न देखने को मिली। ठीक है, न देखने को मिले, तभी वहाँ पर राष्ट्रीय चेतना का विकास जो है अपने चरम पर पहुँचेगा। ये बातें ध्यान दीजिएगा। तो ये राष्ट्रीय चेतना का समय काल है। 1861 में अधिनियम आया। फिर इसके बाद देखेंगे कि 1872 का अधिनियम है। ठीक है, 1872 का, इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 1871, 72, 73 में इस तरह से आता है, 72 में। फिर इसके बाद 1876 का शाही उपाधि अधिनियम है। ठीक है, ये सारे अधिनियम हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये आप बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। 1876 का अधिनियम है। 1876 के बाद आप देखेंगे कि 1892 का अधिनियम है। फिर 1909 का अधिनियम है। फिर 1919 का अधिनियम है। 1935 का अधिनियम है। ठीक है, फिर 1947 का। ठीक है, इतने सारे अधिनियमों को हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग भारतीय संविधान पर पहुंचा जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी, जो सारी चीज़ें वहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझिए, देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। ये आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए कि प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है उसको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है। कि जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आएंगे, सॉल्व पेपर आएंगे, उसको आप लोग हमेशा लेकर रखिए और उसको हल करते रहिए, क्योंकि सारे प्रश्न जो है आपके रिपीटेड होंगे, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका जो है वो अलग होता है। ठीक है। तो ये एक बात ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और इस पर हम लोग विधिवत तरीके से बात किया जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से करिए। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।